स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आप सभी से एक सवाल पूछूं कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे डिफिकल्ट मिनिस्ट्री बतानी हो तो कौन सी बताएंगे? इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का काम है रिसोर्सेज को एलोकेट करना। और आपको पता है कि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और हर एक मिनिस्ट्री, चाहे होम हो, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन हो, हर कोई मिनिस्ट्री चाहेगा कि उसके पास ज्यादा पैसे आए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना, लोगों के आकांक्षाओं पर उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब भी बजट आता है, आपने देखा होगा, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि हर एक वर्ग, हर एक कोई यहां पर खुश हो। इसका मेन कारण यह है क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं और उसको एलोकेट करना, बेस्ट आउटकम लाना देश के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। खैर, जो भी है, 1 फरवरी कल जो है बजट पेश होने वाला है। इसको लेकर एक डिटेल्ड एनालिसिस बजट के लगभग 2-3 घंटे बाद मेरा आ जाएगा स्टडी IQ पर, जरूर देखिएगा उसको। लेकिन आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि निर्मला सीतारमण जी जब कल बजट पेश करेंगी तो उनके लिए 5 सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, तो आज शाम से, जी हां, आज शाम 6 बजे से हमारा जो बैच है 2024 का, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस के माध्यम से मेंटरशिप मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत सारे फीचर्स हैं। ये सारी चीजें बहुत कम दाम पर आप ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप इस साल प्रिपरेशन कर रहे हो 2023 का, 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, उसको क्रैक करने के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। NCERT ज्वाइन करना है, जो भी करिए, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि 1 फरवरी को कल जो है निर्मला सीतारमण जी बहुत सारे टफ इकोनॉमिक डिसीजंस लेने वाली हैं, क्योंकि बजट पेश किया जाएगा। और आपको पता है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है 2023-24 में, वो काफी ज्यादा खराब होने वाली है। चाहे वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा देखिए, आज सुबह ही IMF का आंकड़ा आया, आपने देखा होगा, IMF ने आज सुबह सुबह बताया है कि 2.8% ग्लोबल ग्रोथ रहने वाली है। बहुत कम हो जाएगा ग्लोबल ग्रोथ। कई देशों में आपको रिसेशन देखने को मिलेगा और इसकी वजह से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, भारत है, कई देशों के ऊपर इसका बुरा असर होगा। और इसकी वजह से यहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय निर्मला सीतारमण जी के लिए, वो ये है कि यहां पर स्पेंडिंग कम करते हुए, मतलब कि जो फिजिकल डेफिसिट कहते हैं ना, कि यहां पर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं करना है, लेकिन साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी नहीं रुकना चाहिए। तो इसके साथ साथ जितने भी चैलेंजेस हैं दोस्तों, एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहला और जो बड़ा चैलेंज है वो है टाइटर फिजिकल डेफिसिट। देखो, फिजिकल डेफिसिट आप सबको पता है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है कि सरकार जितना खर्च करती है, सरकार ने 1000 रुपए खर्च किया और सरकार का रेवेन्यू सिर्फ 800 रुपए है, तो फिजिकल डेफिसिट हो गया 200 रुपए। तो यहां पर सरकार को बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है। जितना ज्यादा सरकार खर्च करेगी उतना ज्यादा बोरोइंग करेगी, आगे चलकर उसको इतना इंटरेस्ट पे करना होता है और जो पूरा बजट है वो बिगड़ जाता है। और इसीलिए फिजिकल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे तो कोविड के पहले हम काफी अच्छा कर रहे थे और जो हमारा टारगेट था 3% पहुंचने का, 3% ऑफ GDP पहुंचने का, वो ऑलमोस्ट उसी की तरफ हम जा रहे थे। आप देख सकते हो लगातार ये फिजिकल डेफिसिट हमारा गिर रहा था। लेकिन फिर आ गया कोविड और कोविड की वजह से रेवेन्यू कम हो गया और यहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से अचानक से ये शूट देखने को मिला। ऑल्दो अब यहां पर वापस से अगर आप देखिए तो फिजिकल डेफिसिट को फिर से कम करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 का, इसमें यहां पर जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.4% रहने का अनुमान है, 6.4%, जिसको अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होने वाला है आगे आने वाला जो वर्ष है, जिसके लिए बजट आएगा ना 2023-24 के लिए जो बजट आने वाला है, इसमें फिजिकल डेफिसिट कितना करा जाएगा, इसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 6.4 से गिराकर इसको फर्दर 5.8% तक शायद निर्मला सीतारमण जी ले जाएंगे। अब वो
तो निर्मला सीतारमण जी जानती हैं कि कल क्या होगा, लेकिन यहां पर इसको फर्दर कम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब ये कम होगा तभी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आता है, तभी बाहर से पैसा आता है, निवेश होता है भारत के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत रहेगी। क्योंकि आप समझिए, आप हमारे पड़ोसी देशों को देखोगे तो उन्होंने ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया। कोविड के समय भी इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे देश थे और बहुत सारे जो ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो बार बार कह रहे थे कि सरकार को खर्च करना चाहिए और खर्च करना चाहिए, लेकिन खर्च करने से क्या होता है ना, अल्टीमेटली आप रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, आगे आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, जैसा मैंने बताया, और जो पूरा इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है देश का, वो बिगड़ जाता है। तो यहां पर हमें लिमिटेड एक्सपेंडिचर में भी जो ग्रोथ है उसको काबू में रखना है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। लेट्स यहां पर जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो फिस्कल डेफिसिट का नंबर क्या अनाउंस करेंगी उसको आप भी ट्रैक करेगा, और बाकी तो मैं कल एनालिसिस लेकर आऊंगा ही। फिर नेक्स्ट यहां पर चैलेंज है वो है ग्रोथ स्लोडाउन का। ग्रोथ स्लोडाउन मैं बेसिकली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लो अगर सरकार कम खर्च करती है, मैंने आपको बताया ना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना है, अगर सरकार कम खर्च करेगी मतलब कि एक्सपेंडिचर कम होगा इकोनॉमी के अंदर, और जब स्पेंडिंग कम होता है तो यहां पर ओवरऑल हमारे ग्रोथ के ऊपर असर आता है, क्योंकि जब आप डिमांड कम करोगे, एक्सपेंडिचर कम करोगे तो ऑटोमेटिकली कम प्रोडक्शन होगा, और कम प्रोडक्शन मतलब कम जीडीपी। तो यहां पर क्या है, ये चैलेंज है, आप समझ रहे हो ना, एक तरफ फिस्कल डेफिसिट को भी देखना, एक तरफ ग्रोथ को भी देखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और इनफैक्ट आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक ने यहां पर प्रिडिक्ट किया था कि 2023-24 में जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 6.6% होगा, लेकिन आज सुबह सुबह आईएमएफ का बयान आया है और यह कहा गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो भारत का 2023-24 में ये 6.1% होगा। तो इसको भी देखना होगा कि आखिरकार इसको पुश करने के लिए, बढ़ाने के लिए आखिरकार निर्मला सीतारमण जी क्या करती हैं। वैसे अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेशली 2020-21 में तो हम नेगेटिव में चले गए, फिर इसका एक बेस इफेक्ट देखने को मिला, यहां पर ग्रोथ हुआ, जो अभी करंट ईयर है यहां पर बोला तो गया था 7% आएगा, लेकिन इससे भी कम आने का अनुसार है, ये 7% से घटकर हो सकता है 6.8%, लेकिन अगला जो फाइनेंशियल ईयर है वो आईएमएफ कह रहा है कि 6.1% होगा। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन यहां पर इसको देखते हुए सरकार को कुछ बैलेंस करना होगा, प्लान करना होगा। यहां पर कैसे सरकार प्लान करेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर कैसे फोकस करेगी, और कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार का फोकस होने वाला है कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाएगा, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ जॉब क्रिएशन। आपको ध्यान में रखना है 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो देखो जब भी इलेक्शन आता है तो यहां पर ना सरकार कई सारे ऐसे स्कीम्स निकालती है लुभाने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस होगा कि क्या सरकार यहां पर उसको जो इलेक्शन होने वाला है 2024 का, क्या उसको भी ध्यान में रख के करेगी, क्योंकि ये आखिरी बजट होगा फुल फ्लेज। जो अगले साल बजट आएगा दोस्तों वो फुल फ्लेज बजट नहीं आएगा, क्योंकि वो इलेक्शन होना है, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट बजट होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ डेफिसिट को काबू करने के लिए हो सकता है सरकार कई सारे सब्सिडीज में भी कटौती कर सकती है, और सब्सिडीज में जब कटौती करती है तो इसका इंपैक्ट आता है जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर। तो देखना होगा सरकार इसको लेकर क्या करेगी। नेक्स्ट यहां पर जो बड़ा चैलेंज है निर्मला सीतारमण जी के लिए वो है इन्फ्लेशन का मामला। आपने देखा ही है, इनफैक्ट पिछले साल अगर आप देखोगे, ये आप देख सकते हो, पिछला जो पूरा जनवरी से लेकर सितंबर तक का पूरा साल रहा था, आप देख सकते हो कि जो आरबीआई का लिमिट है ना कि इन्फ्लेशन जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। आप देख सकते हो पिछला पूरा साल जो है वो आपका इसके अबव ही रहा है, 6% के अबव ही रहा है। ऑल्दो अब जाकर धीरे धीरे इसमें थोड़ी कमी आने लग गई है और 6% के नीचे गया है जो पिछला वाला महीना गया था, लेकिन देखना होगा कि यहां पर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ऑल्दो बताया तो ये जा रहा है कि भारत का जो इन्फ्लेशन है वो फूड प्राइसेस में थोड़ी कमी आने की वजह से थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन का देखो मतलब क्या होता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन में से जब आप फूड और एनर्जी प्राइसेस को निकाल देते हो, फूड और फ्यूल को निकाल देते हो, तो आपका कोर इन्फ्लेशन बन जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन अभी भी काफी ज्यादा हाई है, यहां पर यह कहना है। और कोर इन्फ्लेशन जब हाई होता है ना तो बेसिकली ये इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर डालता है और इसकी वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। क्योंकि आप समझिए, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा मतलब क्या होता है कि लोग कम एक्सपेंडिचर करेंगे, लोग कम एक्सपेंडिचर करेंगे तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा और हमारा ग्रोथ कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इन सारे सिनेरियोज में गवर्नमेंट को कई सारे जो एक्सपेंडिचर है, बहुत सारे जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं उसको कंट्रोल में रखना है, ताकि जो रिजर्व बैंक का कंफर्ट जोन है 2 से 6% उसके बीच में ही इन्फ्लेशन रहे। और यहां पर नेक्स्ट जो है फाइनली वो है आपका एक्सपोर्ट का आंकड़ा। देखो एक्सपोर्ट के ऊपर स्पेशली इसलिए फोकस किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में अगर आप देखिए तो कई
जगह पर आपको रिसेशन देखने को मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा था, IMF का जो आंकड़ा आया है सुबह सुबह, उसमें बताया गया है कि 2.9% होने वाला है ग्लोबल ग्रोथ। और उस 2.9% भले ही भारत बेहतर कर रहा हो, भारत को ब्राइट स्पॉट बताया जा रहा है, लेकिन अगर ग्लोबली डिमांड कम होगा तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? अब कोई हम प्लूटो और जुपिटर पर तो भेजेंगे नहीं अपने सामान को। अगर हम भारत में कोई चीज़ बना रहे हैं और हम सोच रहे हैं इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर अगर डिमांड कम हो जाएगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो अगेन ये जो एक्सपोर्ट है दोस्तों, वो यहाँ पर बरकरार कैसे रखा जाए, उसके ऊपर निर्मला सीतारमण जी क्या करेंगी वो देखना होगा। क्योंकि आप देखिए, दिसंबर के महीने में जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा रहा ये 34 बिलियन, ठीक है, $34 बिलियन, जो कि नवंबर से तो ज्यादा है। नवंबर में ये 32 बिलियन था। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखो, मतलब एक साल पहले का देखोगे, तो उसमें आपको 12% की गिरावट आएगी। मतलब दिसंबर 2021 का जो आंकड़ा था और उसको आप कंपेयर करिए दिसंबर 2022 से, तो 2022 में कम हुआ है 2021 के मुकाबले, 12% की कमी आई है। तो ये एक्सपोर्ट लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट तो ऑल टाइम हाई पर चला गया, आप देख सकते हो $36.4 बिलियन। ये मैं दिसंबर का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं। तो देखना होगा अगेन यहां पर एक्सपोर्ट को लेकर क्या किया जाता है। और जो पांचवा चैलेंज है, 4 हमने डिस्कस कर लिया है, जो पांचवा चैलेंज है दोस्तों, वो है कंजम्पशन स्लो डाउन। देखो कंजम्पशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताता हूं। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी का फॉर्मूला होता है C+I+G+NX, राइट। मतलब कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जो नेट एक्सपोर्ट होता है उसको हम कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कंजम्पशन है, मतलब जीडीपी के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज जीडीपी का किसका होता है? ये प्राइवेट कंजम्पशन का। लगभग 55% वेटेज, सोच के देखिए, ये आपका प्राइवेट कंजम्पशन। मतलब कि अगर प्राइवेट कंजम्पशन कम हो गया तो ओवरऑल हमारा जो जीडीपी है वो नीचे चला जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, सरकार ज्यादा खर्च नहीं करेगी क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना है। इन सारे सिनेरियोज में क्या है कि कंजम्पशन नीचे जाएगा, ओवरऑल प्राइवेट कंजम्पशन नीचे जाएगा। और इसी की वजह से बहुत ज्यादा चिंता है कि आखिरकार सरकार क्या करने वाली है। हो सकता है कि यहां पर बोला यह जा रहा है कि अगर आपको कंजम्पशन को बढ़ाना है तो टैक्स रैशनलाइजेशन करना चाहिए, टैक्स में कुछ छूट देनी चाहिए। मतलब जो भी इस समय सरकार टैक्स लेती है लोगों से, अगर मान लो टैक्स कम कर दे, मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, फिर लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, मतलब कंजम्पशन बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा लग नहीं रहा कि टैक्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो तो कल ही पता चलेगा, निर्मला सीतारमण जी जब बजट लेकर आएंगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग हर एक चीज, ये जो 5 बड़े चैलेंजेस हैं, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई एम श्योर कि कल का जो बजट है उसको देखने में आपको आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। और जो मेरा डिटेल्ड एनालिसिस है वो तो कल आने वाला है, लगभग 4 बजे के आसपास मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ डाल दूं यहां पर। अब डिपेंड करता है कि निर्मला सीतारमण जी भी कितना लंबा बजट पेश करती हैं, क्या बहुत लंबा समय लेती हैं, कम समय लेती हैं, उसके हिसाब से हम डाल देंगे दोस्तों। एंड आई एम श्योर इसके जाने के पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इंपैक्ट ऑफ डियर मनी? मतलब डियर मनी जब हम कहते हैं ना, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव, क्योंकि आज शाम 6 बजे से ही दोस्तों 2024 की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। डोंट मिस दिस। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।